पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाला हथियार। वो कौन सा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा पटना में मिले विस्फोटक दस्तावेज क्या आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन ने बनवाए? यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पीएम मोदी ने अरब देशों को आटे दाल का भाव बता दिया क्या? क्योंकि बहुत लोग उछल रहे थे कि अरे अरब देशों के दबाव में भारत आ गया, और हमने कहा था कि थांबा, भारत चाहे तो इन्हें आटे दाल का भाव बता सकता है, अरब देशों का बुखार उतार सकता है। वो हुआ या नहीं आज आपको बताऊंगा। साथ ही प्लास्टिक सर्जरी से होने वाले चमत्कार का चैप्टर लेकर आया हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर किसी को यह चैप्टर देखना चाहिए। आपके गैजेट्स की उम्र बढ़ाने वाली क्लास भी लगाऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश में इस्तेमाल होने वाले हथियार का चैप्टर। इस वक्त देश में कमोबेश वही हो रहा है जिसके बारे में हम आपको पाठशाला में लगातार आगाह कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि कैसे मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, और यह पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। यह मैंने आपको पिछली पाठशाला में बताया था, कई बार बताया था। क्योंकि देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से आतंकवादी कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक जमाना था ना भाई, देश भर में ब्लास्ट हो जाता था, लोग फोन करके पूछते थे अरे फलाने जगह ब्लास्ट हुआ है, तुम ठीक तो हो? वो दिन अब गए, और यह बात कई लोगों को हजम नहीं होती, और इसका लोग कई बार जिक्र भी नहीं करते कि भाई वो दिन थे कि रोज ब्लास्ट होते थे, आए दिन ब्लास्ट होते थे। अब देश में कहीं ब्लास्ट नहीं होता, कम से कम दिवाली आ जाए, होली आ जाए, कोई पर्व आ जाए, कोई ब्लास्ट नहीं होता। ये लोगों के अंदर जो सुकून है इसकी चर्चा नहीं होती, इसको हम लोग बड़े हल्के में लेते हैं कि अरे, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन आतंकी चूंकि देश में आ नहीं पा रहे, उसमें भारत विरोधी लोग इस साजिश में लगे हैं कि देश के अंदर ही आग लगा दो, क्योंकि बाहर से आतंकी भेज नहीं पा रहे, कश्मीर क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो क्या करो, अंदर ही ऐसे आग लगा दो कि भारत जो है वो जलना शुरू। और इस साजिश में नया हथियार बनाया गया है धर्म को। मुसलमानों को पीड़ित बताकर उन्हें भड़काओ, कभी पत्थरबाजी करवाना, कभी दंगे करवाना, कभी सरतन से जुदा के नारे लगवाना, और इसी तरह की भड़काऊ बयानबाजी से देश का माहौल खराब करना। बार बार यहां बढ़ते रहो कि मुसलमान के साथ गलत हो रहा है, और यह सब इसी साजिश का बड़ा हिस्सा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बड़े खुलासे हुए। आपको याद होगा कल पटना में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का खुलासा हुआ था। आज आईएसकेपी यानी आईएसआईएस का जो खुरासान प्रांत वाला संगठन है, हिस्सा है, उसकी मैगजीन में मुसलमानों को जिहाद के लिए कैसे भड़काया गया है, किस तरीके से जिहाद करने के लिए कहा गया है, वो भी सामने आ गया। और जो पीएफआई का दस्तावेज बताया जा रहा है पुलिस के जरिए, उसमें देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और आतंकी संगठन आईएस खुरासान की मैगजीन में लिखे लेख में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों का एजेंडा मिलाइएगा तो एक ही नजर आता है कि मोदी का विरोध है, जिहाद के लिए भारत में मुसलमान और युवाओं को भड़काना है, भारत में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना है। यह दोनों में मैच होता है, एकदम मैच होता दिखेगा आपको। और इसलिए जो मैंने सवाल पूछा कि अगर दोनों इतना मैच हो रहे हैं, तो क्या आईएसआईएस जिनके जरिए यह सब करने की बात कर रहा है, क्या वो यहां बैठे हैं और वही ये सब छाप रहे हैं क्या? क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की एक मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को टारगेट किया गया है। और इस मैगजीन में पीएम मोदी की तस्वीर छापी गई है जिसमें खून के छींटे लगे हुए हैं। बैकग्राउंड में दंगे की तस्वीर है। पीएम मोदी की तस्वीर के पीछे भारत का झंडा है, और नीचे अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में लिखा है इंडिया बिटवीन पेन एंड होप, जिसका हिंदी में मतलब है दर्द और उम्मीद के बीच भारत। यही वो तस्वीर है जिसको छापा गया है। और इस मैगजीन का नाम वॉइस ऑफ खुरासान है, और ये उसके कवर पेज पे छपा है। मैगजीन का लेटेस्ट एडिशन आपको दिखा रहा हूं। आतंकी संगठन आईएसकेपी की इस मैगजीन में लिखा क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। इस्लाम ने हिंद यानी भारत के लोगों को भद्दी विचारधारा से मुक्त कराना शुरू किया था, यह इसमें बताया गया।
हिंदुस्तान पर सैकड़ों वर्षों तक इस्लाम का राज रहा और बाद में इस्लाम को दबा दिया गया। आज के दौर में भारत में बेकार विचारधारा है, यह इसमें लिखा गया है। और विचारधारा इनको क्यों बेकार लग रही है? इनके मुताबिक ये इसलिए बेकार है क्योंकि यहां लोग पत्थर और गाय को पूजते हैं। हिंदू देवी देवताओं के पास दैवीय शक्ति नहीं है, वो किसी की मदद नहीं कर सकते, यह भी इसमें लिखा गया है। मैगजीन में यह भी लिखा है कि इस्लाम का विरोध करने वाले काफिरों का अंत अब करीब है। मतलब हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है। इसमें खास तौर पर बीजेपी, उनके नेताओं को टारगेट किया गया है और हिंदुओं का अंत नजदीक है। जो भी इस्लाम नहीं मानेगा उसका अंत नजदीक है, यह दिमाग में भरा गया है। पहले यह समझ लेते हैं कि आईएसकेपी है क्या और इसका असली मकसद क्या है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश को सिलसिलेवार अंजाम दिया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का सहयोगी है। मतलब कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है जो यह कर रहा है। और आईएसआईएस अब भारत को निशाना बनाने जा रहा है। भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके जरिए निशाना बनाने जा रहा है, यह उसकी तस्दीक कर रहा है। आईएसकेपी के आतंकी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान से जुड़े पाकिस्तानी इलाकों में एक्टिव हैं। आईएसकेपी उन आतंकियों के जरिए बनाया गया आतंकी संगठन है जो भारत समेत दक्षिण एशिया के देशों से सीरिया, इराक में आईएसआईएस के लिए लड़ने गए थे। जब सीरिया और इराक में युद्ध के बाद आईएसआईएस का एक तरह से खात्मा हुआ तो वहां लड़ने गए आतंकी भागकर अफगानिस्तान आ गए। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत में इस्तेमाल खुरासान एक फारसी शब्द है जिसमें खुर का मतलब है सूरज और आसान का मतलब होता है आना। यानी खुरासान का मतलब हुआ वो जगह जहां से सूरज आता हो, यानी पूर्वी जमीन। प्राचीन खुरासान मध्य एशिया यानी ईरान और इसके आसपास का इलाका था। लेकिन कोई इस आईएसआईएस से यह पूछे कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को बताया जा रहा है कि वो सो कॉल्ड मुसीबत में हैं, दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, तो भाई तुमने आईएसआईएस तो वहां बनाई जहां सिर्फ मुसलमान ही थे, ना मोदी, ना बीजेपी, ना हिंदू, कोई नहीं था। तब तुमको आईएसआईएस बनाने की जरूरत क्या पड़ी? वहां तो सब मुसलमान ही रह रहे थे। लेकिन इनका एजेंडा यह है कि भारत को तबाह करना है, भारत की प्रगति को रोकना है। इसलिए यहां अंदर मुसलमानों के दिमाग में भरो कि तुम दबाए कुचले जा रहे हो और तुम्हारा काम ही यही है कि तुम यहां इस्लाम का राज स्थापित करो। आईएसकेपी यानी इस्लामिक खुरासान प्रांत का एजेंडा क्या है, इसे समझिए। इन्हें भारत समेत इस पूरे इलाके को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और जिस इस्लामिक राष्ट्र का जिक्र कर रहा हूं, इनका दिमाग देखिए एक ही दिशा में चलता है कि भारत को बर्बाद करो। और किस तरह से, अगर मैप आप डालेंगे इस इलाके में जहां ये चाहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, अगर आप इस हिस्से को देखेंगे कि अफगानिस्तान हो गया, यहां पर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पूर्वी ईरान का इलाका, इन सभी जगहों पर इस्लामिक शासन पहले से है। इसलिए अब ये क्या चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और भारत में एंट्री कर लो। इनको इस बात का कोई सवाल चूंकि पलट के नहीं पूछता कि जहां इस्लामिक राष्ट्र है वहां तुम क्या कमाल कर रहे हो। अफगानिस्तान की हालत क्या है आज की तारीख में? खत्म। पाकिस्तान की हालत क्या है आज की तारीख में? खत्म मामला है। ईरान में खुद लड़कियां अब चाहती हैं कि वो हिजाब छोड़ें और बाहर आए, हिजाब से बाहर आना चाहती हैं, और ये लोग यहां दिमाग में भर रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनने दे रहे हैं तो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले भी आईएसकेपी ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद में भारत का नक्शा दिखाकर गजवाए हिंद की तैयारी का ऐलान किया था। यह वो नक्शा है, अगर आप देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ गजवाए हिंद। इसको जूम करके दिखाइए। ये पिछली मैगजीन है, द वॉइस ऑफ हिंद, रमजान उस वक्त आई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि खुरासान यहां पर है, कश्मीर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारा जो है ये हमने कब्जा किया, अपना झंडा लगाया हुआ है यहां पर। और फिर भारत को कैसे टारगेट करना है वो दिखाया गया। तो इनका दिमाग ही यही चल रहा है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। उधर पीएफआई का जो सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है उसमें भी क्या है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और इनका अगला टारगेट भारत है, यह बहुत क्लियरली इसमें निकल कर आता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े बड़े खुलासे को याद कीजिए। पटना में पीएफआई से जुड़े कुछ लोगों पर छापे मारे गए
जिसमें 8 पन्ने का दस्तावेज जो मिला, जो पुलिस कह रही है कि पीएफआई का डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक क्या है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। एग्जैक्टली वही बात जो इस आईएसआईएस कह रहा है। इसमें कहा गया है, पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट बताया जाता है कि आजादी के 100वें साल में सत्ता मुसलमानों के पास होनी चाहिए। दस्तावेज के मुताबिक भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, बस 10% मुसलमान साथ आ जाएं तो बहुसंख्यक को घुटने पर ला देंगे। इसमें लिखा है कि अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुसलमानों का धर्म है, यानी इसमें भी हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा गया। वहां आईएसआईएस भी हिंदुओं के खिलाफ जहर भर रहा है। यहां भी धर्म को हथियार बनाया गया है कि मुसलमान का काम ही है इस्लामिक राज्य स्थापित करना। वहां भी यही कहा जा रहा है कि तुम्हारा काम ही है जिहाद करना। यहां कहा गया मुस्लिम ही इस धरती के राजा हैं, वहां भी मुसलमानों को बताया गया कि तुमको ही दुनिया पे राज करना है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न। और जो लोग कह रहे हैं कि ये पीएफआई का डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, बॉस जिसका भी डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में लिखी एक एक बात कैसे आईएसआईएस और उस खुरासान मॉडल के लिखी बात में मैच हो रही है। और इसलिए यह पूछना लाजमी हो जाता है कि आईएसआईएस जिनके जरिए यहां घुसने की कोशिश कर रहा है, भारत में नफरत फैलाकर, दंगे कराकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, क्या वही लोग उस डॉक्यूमेंट को छाप रहे थे जो पटना में मिला है क्या? क्योंकि सोच तो मैच हो रही है। और इतनी कैसे मैच हो रही है? पटना में हुई छापेमारी में जो दस्तावेज मिले उसके मुताबिक 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने के लिए 4 चरण का प्लान भी था। वो 4 चरण क्या थे उसमें कि पहले चरण में मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले लेकर आओ और भर्ती के बाद उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दो। फिर दूसरे चरण में क्या था कि फोर्स तैयार होने के बाद ताकत दिखाई जाएगी, संविधान और अंबेडकर की आड़ में नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विदेशी मुस्लिम ताकतों से फंडिंग कराई जाएगी, हाथ में तिरंगा भी रखो, यह भी सिखाया गया। तीसरे चरण में कहा कि चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का इस्तेमाल होगा। हिंसा करने के लिए हथियार और विस्फोटक लगातार जमा किए जाएंगे। यह सब उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जो पुलिस को मिला है। और इसमें कोई हवाई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट किसका है नहीं है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जिसका भी हो, बाकायदा प्लानिंग है। और यह कहा गया है कि यह इंटरनल सर्कुलेशन के लिए है, बाहर सर्कुलेट करने के लिए नहीं है। तो अंदर पूरी प्लानिंग चल रही है। और कितना दिमाग लगाया है कि अगर सिर्फ मुसलमान साथ आएंगे तो नहीं होगा, तो एससी, एसटी, ओबीसी को भी साथ लाओ और फिर जीतो। और प्लान के मुताबिक चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समाज को लीड करेगा। सत्ता में आने के बाद पीएफआई के हिसाब से काम होगा। पुलिस और सेना में पीएफआई के लड़ाके भर्ती कराए जाएंगे और जो इसका विरोध करेगा उस पर एक्शन होगा। प्लानिंग सोचिए कितनी खतरनाक है कि पीएफआई नाम लिखा है इसलिए कह रहा हूं, बाकी जांच में जो आए, लेकिन उसके लोग शामिल होंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद सेना में भेज देंगे और पुलिस में भेज देंगे ताकि देश को कमजोर किया जा सके। भयंकर प्लानिंग है बॉस। और जो दुष्प्रचार भारत में बैठे कुछ लोग करते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वैसी ही बातें आतंकी संगठन आईएसकेपी भी कर रहा है। उसकी मैगजीन में हाशिमपुरा, गुजरात और दिल्ली हिंसा का जिक्र किया गया। इन जगहों पर हिंसा के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। यही बात आप सुनते भी हैं। यहां कुछ लोग यही बात बताते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, दंगे जो हुए वो एक तरफा हो गए, उनको मार दिया, हिंदुओं को बचा लिया। ये सारी चीजें सेम जो बातें नैरेटिव में आती है वही चीज वहां है। मुसलमानों को सिर्फ अरेस्ट किया, हिंदू को नहीं किया। वही जो बातें कही जाती हैं सेम वहां लिखा है। कश्मीर के बारे में कहा गया कि वहां हिंदुओं की सरकार मुसलमानों के खिलाफ सरकार प्रायोजित आतंकवाद कर रही है। सेम वही बात जो आप यहां कुछ लोगों को कहते सुनते हैं। इसमें लिखा गया है कि मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ होने के बाद भी हिंदू उनके ऊपर इसलिए अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जिहाद के बदले अमन पसंदी को चुना है। हिंदू अत्याचार कर रहे हैं। वो जो शोभा यात्रा में गए जिनके हाथ में तलवार थी वो पत्थर खा के लौटे, उन्होंने तलवार नहीं चलाई। सर तन से जुदा के नारे करके सर तन से जुदा कर भी दिया तो भी हिंदू सड़क पर आकर हनुमान चालीसा गा रहा है। और यहां हिंदू को कह रहे हैं कि हिंदू अत्याचार कर रहा है क्योंकि मुसलमान ने जिहाद के बदले अमन चुन लिया। अगर जिहाद करते तो यह नहीं होता। मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़काते हुए लिखा गया है कि अगर हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्यों भाई? क्यों मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे? अभी तक मुसलमान नहीं रह रहे हैं, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी,
मुसलमानों पर क्या अत्याचार हुआ? उनको घर नहीं मिल रहा, उनको टॉयलेट नहीं मिल रहा, उनका अकाउंट नहीं खुल रहा, उनके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे, उनको राशन नहीं मिल रहा, क्या नहीं हो रहा मुसलमान के साथ? लेकिन यही बात दिमाग में बढ़ते हैं और यही चीज यहां कुछ लोग करते हैं। आज भी शो में एक आदमी आकर कह रहा था कि देखिए मुसलमान को कुछ नहीं मिलता इस देश में, मुसलमान जो है उस अत्याचार हो रहा है। गिनाया कि तीनों खान, शाहरुख, सलमान, आमिर खान मुसलमान नहीं है क्या? तीनों की फिल्में नहीं चलती हैं, हिट नहीं होती हैं, सुपर डुपर हिट होती हैं। इंडियन टीम में मोहम्मद शमी नहीं खेल रहा है क्या? इरफान पठान नहीं खेला है क्या? क्या होता है? सेना में मुसलमान नहीं जाते हैं क्या? मेरे दफ्तर में मुसलमान काम नहीं करते हैं क्या? आपके दफ्तर में मुसलमान काम नहीं करते हैं क्या? आपके घर पे आजकल ऐप से भी बुक कीजिए, मुसलमान आपके घर में नहीं आता है कोई सर्विस देने के लिए क्या? हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा, क्या लॉजिक है? लेकिन भर दे रहे हैं और कुछ लोग मान भी जाएंगे। इस मैगजीन के जरिए गाय पूजा और मूर्ति के खिलाफ भी मुसलमानों को भड़काया गया है। मुसलमानों को बीजेपी नेताओं पर हमले के लिए उकसाया गया है। इस मैगजीन में लिखी बातों के जरिए पैगंबर साहब के अपमान पर मुसलमानों को कुर्बानी देने के लिए भी भड़काया गया है। आईएसकेपी सिर्फ साजिश नहीं रच रहा, बल्कि साजिश को अंजाम देने में भी लगा हुआ है। आईएसआईएस पर अब तक हुए खुलासे के मुताबिक 2017 में एनआईए ने दावा किया था कि केरल में आईएस खुरासान प्रांत के सदस्य सक्रिय हैं। एनआईए ने कहा था कि केरल के 14 लोग काबुल जाकर आईएसकेपी से जुड़े थे। 15 मई 2019 को आईएसआईएस ने बलूचिस्तान और कश्मीर में हमलों का दावा किया। 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर अटैक कर चुका है। मार्च 2020 में काबुल के गुरुद्वारा पर हमला कर चुका है। अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका कर चुका है। इसमें 100 लोगों की मौत हुई थी और आईएसकेपी ने अकेले अफगानिस्तान में 100 से ज्यादा हमले किए। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत आतंकी संगठन ने पिछले महीने ही अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाकर हमला किया। काबुल के गुरुद्वारे पर हुए इस आतंकी हमले में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। जिस वक्त यह हमला हुआ, गुरुद्वारे में 30 से लेकर 50 सिख और हिंदू मौजूद थे। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक सिख समुदाय के थे। हमले के बाद आईएसकेपी ने इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ली थी। और वो जो भारत में चाह रहा है इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना, कि इस्लाम मानने के अलावा और कोई जरिया ना बचे या और कोई रहे ना जो इस्लाम ना मानता हो, वो अफगानिस्तान में भी कर रहा है। वहां गुरुद्वारों पर हमला होता है और वहां अफगानिस्तान में हिंदू और सिख नाम मात्र के बचे। जो पिछले महीने हमला हुआ, उसके बाद आप देखिए अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की स्थिति देखिए आप। अफगानिस्तान के अंदर, यह अफगानिस्तान का बता रहा हूं, जहां पर यह आईएसकेपी एक्टिव है, वहां 130 हिंदू बचे थे। 130 हिंदू एक पूरे देश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। हिंदू और सिख दोनों मिलाकर 130। और सबसे ज्यादा सिख व्यापार करते थे एक समय में वहां पर। और आप यह भी सोचिए कि उन लोगों को कितनी शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिन्होंने उस सीए कानून का विरोध किया, जो इन बेचारों को, जिनको वहां चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनको भारत आकर नागरिकता देने का प्रावधान देता। और उससे किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाती थी, लेकिन बिना सोचे समझे सड़क घेर कर बैठ गए कि अरे सीए आ रहा है, एनआरसी जो अभी प्लान भी नहीं हुई वो आ जाएगी और हमको बाहर निकाल दो। इसमें से भी 21 जो हैं वो भारत आ गए और 60 जो हैं उन्होंने कहा है कि हमको भारत आने दीजिए, उन्होंने आवेदन दे रखा। मतलब 60 और 21 81 हो गए। मतलब मान के चलिए 49 लोग सिर्फ वहां बचे, और जो वहां बचेंगे सोचिए उनकी क्या हालत होगी। जो अफगानिस्तान में हुआ वही सब दूसरी जगहों पर अप्लाई करने की साजिश है। भारत इसके प्रमुख टारगेट पहले से रहा है। आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी की हिंसा याद है। जहांगीरपुरी की हिंसा पर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि हिंसा अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने 2063 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लिखा है कि जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर जो हिंसा हुई वो 2019 में शाहीन बाग के सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों और फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों की अगली कड़ी थी। मतलब आप कड़ियां जुड़ते देख रहे हैं। जो उन किताबों में लिखा जा रहा है, जो प्लानिंग का हिस्सा है कि यहीं दंगे भड़काओ, यहीं लोगों का इस्तेमाल करो, यहीं धर्म के नाम पर करो। वो जो हथियार कह रहा था इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, वो हथियार धर्म है।
कि धर्म के नाम पर करवाओ, और वो हो रहा है। फिर 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर देश भर में हुई हिंसा ने साजिशकर्ताओं को हिंसा भड़काने का मौका दे दिया। यानी मौके की तलाश में थे और वो मौका मिल गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर देश में अमन और शांति चाहते हैं तो जागिए, क्योंकि एक बहुत गहरी साजिश चल रही है। इसको हल्के में लेकर सोचिएगा कि एक घटना हो गई, 2 घटना हो गई, नहीं बॉस। हम लगातार आगाह कर रहे हैं कि इस देश में अंदर ही अंदर एक इकोसिस्टम बहुत भयानक प्लानिंग कर रहा है, और वो प्लानिंग इस देश को एकजुट होकर एक साथ खड़े होकर रोकनी है। उस प्लानिंग की वजह यह भी है कि भारत मजबूत हो रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार मजबूत कर रहे हैं, और इसीलिए पाठशाला में अब उन देशों का चैप्टर खोल रहा हूं जिन्हें पीएम मोदी ने, अरब के वो देश जिन्हें पीएम मोदी ने आटे दाल का भाव बता दिया है। जब अरब देशों ने नुपुर शर्मा के मामले में नाराजगी जताई थी और कुछ देशों ने भारत के राजदूत को तलब कर लिया था, तो भारत ने इन देशों को जवाब दिया था कि विवादित बयान देने वालों को निलंबित किया जा चुका है। तब भारत में कुछ लोगों ने यह कहा था कि भारत ने अरब देशों के सामने सरेंडर कर दिया। सब लग गए गणित समझाने कि अरब देश चाहे भारत को बड़ा नुकसान कर सकते हैं, मोदी को झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हमने पाठशाला में आपको कहा था कि बॉस, ये नया इंडिया है, ये अमेरिका के दबाव में नहीं झुकता, ये यूरोप के दबाव में नहीं झुकता, ये अरब के दबाव में झुक जाएगा, जिसको रोटी तक हम खिला रहे हैं, जिसको गेहूं तक हम भेजते हैं। पूरा चैप्टर बताया था ना। आज आपको बताता हूं कि जो हमने कहा वही कैसे सच था। हवा हवाई बात करते नहीं हम। आज हालात ये हैं कि जो देश भारत से जवाब मांग रहे थे वो अब गेहूं मांग रहे हैं। भारत भी मुसीबत में फंसे इन देशों को पेट भर रहा है, मुश्किल वक्त में साथ दे रहा है। भारत कैसे दुनिया के देशों की मदद कर रहा है, यह आपको बता देता हूं। 13 मई से 26 जून के बीच 18 देशों को कुल 18 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया गया है। जो मैंने कहा था कि खाने के वांदे पड़ जाएंगे अगर इंडिया ने हाथ खींच लिया, वो हो रहा है। इन देशों में वो देश भी शामिल हैं जो नुपुर शर्मा केस में भारत को सो कॉल्ड आंखें दिखा रहे थे। गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन के बाद से भारत ने जिन जरूरतमंद देशों की मदद की है उसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इजराइल है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर जिसके मैंने कहा था कि भारत चाहे तो पर कतर सकता है, कतर दिए। इनको भी गेहूं हमसे ही चाहिए। साउथ कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई, वियतनाम और यमन। भारत ने इस शर्त पर गेहूं एक्सपोर्ट किया है क्योंकि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। लेकिन इन लोगों के यहां, क्योंकि हमारा अपना जमीर जो भारत का है वो ये कहता है कि किसी को मरने तो नहीं छोड़ सकते, और भारत वैसे भी आज की तारीख में दुनिया में बड़े भाई की भूमिका में रहता है। तो भारत ने उस बैन के बावजूद इन लोगों को गेहूं दिया है, यह कहते हुए कि इसे आगे मत बेच देना, तुमको प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे लोग भूखे हैं इसलिए दे रहे हैं, उनको खिलाओ। गेहूं इंपोर्ट करने वाले देश घरेलू जरूरत को पूरा करेंगे, यह उनसे वादा लिया है, तब जाकर दिया है। बैन के बाद से भारत ने किस देश को कितना गेहूं दिया यह भी आपको बता देता हूं। कुछ का आंकड़ा मुझे मिला ढूंढने पर, तो मैं जरा उनके बता रहा हूं, बाकी जिनको दिया उसकी लिस्ट बता दी है। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को 1 लाख टन गेहूं दिया है। एक लाख टन गेहूं दिया। इंडोनेशिया, इनको कितना गेहूं दिया? इनको दिया 1 लाख टन, इनको भी दिया। यमन, इसको 2.5 लाख टन दिया, और इसको जब दिया है इतने बुरी हालत में थे कि इनको जब 2.5 लाख टन दिया तो यूएन तक ने तारीफ की कि बॉस मदद नहीं करते तो। अफगानिस्तान, सब ज्ञान दे रहे थे ना, अफगानिस्तान को कितना गेहूं दिया है?
33,000 टन। ये तो 4 आपको बता रहा हूं जिनका डेटा मिल गया है, बाकियों को भी दिया है, और वो अपने कतर वाले भाई साहब भी थे। अफगानिस्तान में करीब 2 करोड़ लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं। खाने को है नहीं, यहां ज्ञान दे रहे थे। भारत ने मुसीबत में फंसे अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की भी मदद की। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने इसी हफ्ते एक समझौते के तहत अफगानिस्तान को 10,000 टन अतिरिक्त गेहूं देने का ऐलान किया है। भारत ने अफगानिस्तान को कुल 50,000 टन गेहूं देने का भरोसा दिया था, जिसमें से 33,000 टन गेहूं की सप्लाई की भी जा चुकी है। तो जिनको भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, वो देख लें कि जो इस्लामिक राष्ट्र है उनकी क्या हालत है। उनको खिला हम रहे हैं बॉस, तुम्हारे खाने की हैसियत नहीं है अगर हम ना खिलाएं तो पहले वो देख लो, फिर इस्लामिक राष्ट्र भारत में बनाना। भारत ने भूखमरी और युद्ध में फंसे यमन की भी मदद की। यह भी अरब देश है, अरब पेनिनसुला जो है उसके बिल्कुल कोने में पड़ता है। पिछले 3 महीने में भारत ने यमन को 2.5 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया है। यमन के पास सिर्फ अगस्त तक का ही फूड स्टॉक है। यमन पहले से ही खाद्य संकट से जूझ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने हालत और खराब कर दी। पिछले साल यमन ने आधा से ज्यादा गेहूं रूस और यूक्रेन से मंगवाया। मुश्किल वक्त में यमन की मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत का आभार जताया है। तो जिनको यहां पेट भरने का नहीं है, वो यहां से आंख दिखाएंगे भारत को। ये नहीं होता बॉस, ये नहीं होता, और भारत झुक जाएगा। अरे भैया तुम पेट्रोल नहीं दोगे, हम कहीं और से ले लेंगे, रूस से ले लेंगे, लेकिन हम तुमको गेहूं नहीं देंगे तो तुम कहां से लोगे। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आई, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर भारत को नीचा दिखाने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तब हमने आपको बताया था कि स्थिति क्या है। इसीलिए कहता हूं पाठशाला में आइएगा तो असली ज्ञान लेकर जाइएगा, दूसरी जगह जाइएगा तो एजेंडे में फंस जाएगा, क्योंकि सब हवाई नी जर्क रिएक्शन देते हैं। जब भारत ने अमेरिका को झुका दिया तो अरब देश क्या है बॉस, अमेरिका को कैसे झुकाया यह भी आपको बता देता हूं। भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की। इस पर अमेरिका शुरू से नाराजगी जता रहा था और भारत पर प्रतिबंध की धमकी दे रहा था कि नहीं हम प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन भारत पर इन धमकियों का कोई असर होता नहीं है आजकल। आखिरकार झुका कौन? अमेरिका, भारत नहीं झुका। भारत ने S-400 की डील कैंसिल नहीं की। अमेरिकी संसद में गुरुवार को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें रूस से S-400 खरीदने पर भारत को नियमों में छूट दे दी। उनका अपना नियम था कैटसा करके, जिसमें उन्होंने यह तय किया था कि भाई जो भी रूस से सामान वगैरह लेगा उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। भारत पे प्रेशर बनाए, भारत में प्रेशर जोड़ो, रखो अपना प्रेशर। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त अमेरिका प्रेशर बनाता रहा कि हमारे साथ आ जाओ। भारत ने कहा जाओ, तुम किसी के साथ खड़े हुए हो, जो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं। इनडायरेक्टली रूस का सपोर्ट किया। बाइडेन पैर वैर तो पट के, लेकिन कर क्या पाए? कुछ नहीं। अभी क्या हुआ? और झुक गए। क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा है कि इंडिया अभी ऊपर जा रहा है तेजी से, और जो ऊपर जाता है दुनिया उसको सलाम ठोकती है। हमारे यहां अलग है कि जो ऊपर जाता है उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है। ये लोग भी करेंगे। ये दाहिने बाएं से जो प्लानिंग चल रही है उसमें सबका दिमाग चलता है, लेकिन सामने सामने कम से कम यह है कि इंडिया क्यों अभी कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए S-400 सिस्टम को खरीदने पर 2020 में अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इंडिया को अलग से कहा कि दोस्त तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है चीन को संभालने के लिए S-400 रखना, ये लो रख लो, तुम कर लो, हम तुम्हारे लिए स्पेशल वेवर दे रहे हैं। अरे तो बोलने की बात होती है, स्पेशल वेवर दे रहे हैं चीन से लड़ने के लिए। तुमको बड़ी चिंता हो रही है कि हम चीन से कैसे लड़ेंगे, और ये पहले चिंता नहीं हो रही थी जब धमका रहे थे कि बैन लगा देंगे। देखे धमकाए, लेकिन ये तो सुन नहीं रहा है। ठीक है, हम ही को सुनना पड़ेगा। ये नया भारत अमेरिका की नहीं सुन रहा, अरब देश की सुनेगा। खिला रहे हैं अरब देश को बॉस हम लोग बैठा के। जब भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई तो दुनिया के ताकतवर देशों ने इसका विरोध किया। भारत को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। 3 वजहों से भारत ने गेहूं के निर्यात को रोका था। इसमें से 2 वजह पूरी दुनिया जानती है। पहली वजह कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने कहा कि हम नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरी वजह, घरेलू मार्केट में गेहूं के दाम घटाने के लिए कहा कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जब यहां क्वांटिटी पूरी रहेगी तो आम आदमी को गेहूं जो है वो महंगा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी वजह भी है जिसके सहारे भारत एक्सपोर्ट पर रोक के बावजूद दूसरे देशों की मदद कर पा रहा है। भारत यह अच्छी तरह जानता था कि अगर गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाते
तो ज्यादातर गेहूं ताकतवर देश इंपोर्ट कर लेते। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ताकतवर देश और बड़े कारोबारी भारत से गेहूं खरीदते और उसका स्टॉक कर लेते या उसे आगे महंगे दाम पर बेच देते। इससे कमजोर देशों तक गेहूं नहीं पहुंच पाता। भारत अपने पड़ोसी देशों की भी मदद नहीं कर पाता। उन देशों तक गेहूं नहीं बेच पाता जहां खाने की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। इसलिए भी गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। उन अमीर देशों को जिनको आपकी भूखमरी नहीं दिखती, उनको पैसा चाहिए होता है, उनका रास्ता रोका। लेकिन भारत को हमेशा से चूंकि दूसरे का दर्द समझ में आता है, इसलिए फिर उन गरीब देशों को दिया। और यह गर्व करने की बात है। जो आलोचना कर रहे थे कि झुक गए, उसमें आपका गर्व नहीं है बॉस। इंडिया को नीचा दिखाकर आपको कुछ नहीं मिलना। इससे नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाकर आप सोचते हैं अरे बड़े खुश हो गए। आप इंडिया को नीचे दिखाते हैं झूठा प्रोपेगेंडा करके। सच दिखाइए ना कि कैसे भारत खड़ा है आज सिर उठाकर। भारत हमेशा उन देशों की मदद करता रहा भाई जो संकट में फंसे। पिछले कुछ महीनों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। श्रीलंका संकट में है, भारत मदद कर रहा है। भारत अब तक श्रीलंका को 30,000 करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन दे चुका है। अप्रैल में 24 घंटे के अंदर 40,000 टन डीजल भिजवाया, 36,000 टन पेट्रोल भिजवाया। श्रीलंका को भारत 50,000 टन चावल दे रहा है, 44,000 टन यूरिया भिजवाया, 250 टन से ज्यादा मिल्क पाउडर भिजवाया, 38 टन दवाएं भिजवाई, 120 से ज्यादा श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को त्रिवेंद्रम और कोच्चि एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग की मंजूरी दी। यह भारत कर रहा है। और कुछ लोग एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता के विरोध के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि कामना करते हैं कि भारत श्रीलंका बन जाए। अरे नहीं बनेगा बॉस, नहीं बनेगा। आप लोगों को बनाना बंद कीजिए। दुनिया के कमजोर देशों के प्रति भारत अपनी जिम्मेदारियां समझता है। कोरोना वैक्सीन के वितरण के वक्त भी भारत ने उन देशों की मदद की थी जो विकसित देशों की महंगी वैक्सीन खरीद पाने में असमर्थ थे। कोरोना के दौरान भारत ने अफगानिस्तान, लेबनान, मालदीव, म्यांमार, सूडान, सीरिया, जिम्बाब्वे, जिबूती, इरिट्रिया, मेडागास्कर, सिएरा लियोन, जाम्बिया, कई देशों को गेहूं, चावल, दाल की भी सप्लाई की। नरेंद्र मोदी ने लगातार कोशिश की है 2014 के बाद से। उनकी विदेश नीति की आप आलोचना जितनी करनी है कर लीजिए, लेकिन उनकी कोशिश हमेशा यह रही है कि वो भारत को दुनिया में बड़े भाई की भूमिका में स्थापित करें। भारत बड़े प्लेयर्स की तरह देखा जाए। सिर्फ कह देने से नहीं होता, करके दिखाना होता है, और वो दिख रहा है। अरब देशों को तो रोटी खिला दी हमने, लेकिन यह खबर देखकर मुझे यकीन है आज कई ऐसे लोग होंगे जिनके हलक से रोटी नीचे नहीं उतरेगी। तो आज पानी पी के सोइए, पानी तो पिला ही रहा है भारत। पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास, और उसमें प्लास्टिक सर्जरी का वो चैप्टर जिसके बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा। आज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे है और हर साल ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल प्लास्टिक सर्जरी दिवस के मौके पर दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में सुश्रुत फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया, जिसमें कई प्लास्टिक सर्जन्स की फिल्में दिखाई गईं, जिसमें बताया गया कि कैसे कठिन से कठिन सर्जरी को डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया यानी APSI के इस कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े मिथकों को तोड़ने की कोशिश की और लोगों को जागरूक किया गया प्लास्टिक सर्जरी को लेकर। और यह बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि हम प्लास्टिक सर्जरी सुनते तो हैं, लेकिन इसको लेकर इतना भ्रम चल रहा है मार्केट में, इतने मिथक है मार्केट में कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या। कहने को सबको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि वो मिथक क्या है और उनका सच क्या है जो प्लास्टिक सर्जरी से जोड़े जाते हैं। मिथक है कि प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक से की जाती है। सच्चाई यह है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का प्रयोग तक नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी में शरीर को, कोशिकाओं को अलग आकार दिया जाता है और अंगों को जोड़ा जाता है। मिथक है कि प्लास्टिक सर्जरी केवल अमीर लोग करा सकते हैं, बहुत पैसा खर्चा होता है। यह सच नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी कोई भी करा सकता है,
प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले 60% मरीज सामान्य और मध्य वर्ग से आते हैं। मिथक है कि प्लास्टिक सर्जरी इंश्योरेंस कवर में नहीं आती। यह सच नहीं है। ज्यादातर प्लास्टिक सर्जरी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर में की जाती है। कॉस्मेटिक सर्जरी और लिपोसक्शन, फैट हटाने के लिए जो होती है, इंश्योरेंस कवर में नहीं आते हैं। बाकी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी जो है वो आती है। और ये मिथक ऐसे हैं जो लोगों तक प्लास्टिक सर्जरी का फायदा पहुंचने से रोकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम जो एम्स में हुआ और ये जो जानकारी हम दे रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिथक है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत खतरा होता है। सच यह है कि प्लास्टिक सर्जरी में दूसरी सर्जरी जितना ही खतरा होता है। मिथक है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी एक ही हैं और इससे चेहरा बदलता है। सच्चाई यह है कि प्लास्टिक सर्जरी का मुख्य काम शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से ठीक करना है। कई बार होता है ना, आग से जल गए आप, किसी एक्सीडेंट में कोई अंग खराब हो गया, प्लास्टिक सर्जरी उसमें चमत्कार कर सकती है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में रहता है कि यार ये तो अमीर लोग करा सकते हैं, हम कैसे कराएंगे, इसमें तो इंश्योरेंस में नहीं आता, ये तो बॉलीवुड वाले लोग कराते हैं, हम लोग कहां से कराएं। यही सब मिथक तोड़ना है। सब करा सकते हैं बॉस। और प्लास्टिक सर्जरी सबकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार निभा सकता है। मिथक यह है कि प्लास्टिक सर्जरी केवल महिलाएं कराती हैं। सच्चाई यह है कि प्लास्टिक सर्जरी कोई भी करा सकता है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी कराने वालों में महिलाएं ज्यादा हैं। मिथक यह है कि चेहरे की झुर्रियों को कम करने वाले बोटॉक्स के इंजेक्शन खतरनाक हैं। सच्चाई यह है कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट सबसे सेफ माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी मोटे तौर पर दो भागों में बटी हुई है। पहला रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरा कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या हुई? इसमें शरीर का जो अंग क्षतिग्रस्त हो गया, चोट लग गई, उसको ठीक करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। लिखा है ना रिकंस्ट्रक्टिव, ताकि वो पहले जैसा दिखने लगे। जन्म से अगर कोई विकार हो या कैंसर में स्किन और टिश्यू डैमेज हो जाए तो इसे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में स्किन ग्राफ्ट जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शरीर के एक अंग से स्किन को हटाते हैं और दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे कुछ लोग का नहीं होता है, बच्चा पैदा हुआ होंठ कटा हुआ है या जल गए, कोई घाव हो गया, कैंसर से टिश्यू हटाने के बाद कोई डिफेक्ट रह जाए, ऐसे हालात में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं और कई बार पूरा एकदम ऐसा ठीक कर देते हैं कि पता भी नहीं चलता ऐसा कुछ था। रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी इन मामलों में की जाती है। चेहरे और बॉडी के स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाती है, जैसे नाक, कान, पेट, पैर, सीना और दूसरे अंग, जिनको शेप में लाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाती है। प्लास्टिक सर्जरी भारत के लिए नई नहीं है। असल में प्लास्टिक सर्जरी का जन्मदाता ही भारत है। प्लास्टिक सर्जरी से भारत का कनेक्शन तो 600 ईसा पूर्व से बताया जाता है। भारत के महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में दुनिया को बताने के लिए सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नाम से एक किताब भी लिखी थी। दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी करीब 2600 साल पहले काशी में हुई थी। तब एक व्यक्ति कटी हुई नाक के साथ महर्षि सुश्रुत के पास पहुंचा था। पहले महर्षि सुश्रुत ने उस व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया ताकि उसको दर्द ना हो। फिर उसके माथे से त्वचा का हिस्सा लिया और पत्ते के जरिए उसकी नाक का आकार समझा और टांके लगाकर नाक बना दी और जोड़ दी। यह सोचिए 2600 साल पहले हो गया, जब लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी क्या शब्द होता है यह सुना भी नहीं होगा, बनाया भी नहीं होगा। यह है हमारा भारतीय इतिहास। और हमारे यहां ही प्लास्टिक सर्जरी को लेकर अगर भ्रम हो, भ्रांतियां हो, तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना। सुश्रुत संहिता में यह दर्ज है कि सुश्रुत 125 तरह के अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे चाकू, सुई, चिमटा। वो इन्हें उबालकर सर्जरी में इसका इस्तेमाल करते थे। सुश्रुत संहिता के 184 चैप्टर हैं। 1120 बीमारियों के बारे में बताया गया है। 700 मेडिसिन वाले पौधों का जिक्र है। 12 तरह के फ्रैक्चर और 7 डिसलोकेशन यानी हड्डी का खिसकना समझाया गया। यह है हमारा गौरवशाली इतिहास जो कोई बताता ही नहीं। हम तो वेस्ट की तरफ देखते हैं बहुत, जैसे सब वही लेकर आए, और हमारे पास क्या है उसकी तरफ देखते भी नहीं, उस पर गर्व करना ही नहीं जानते, कोई बताता ही नहीं, क्या जानिएगा। सुश्रुत संहिता में नाक से जुड़ी सर्जरी रेनोप्लास्टी का भी जिक्र है।
नाक को नया शेप देने के लिए आज भी माथे से त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सुश्रुत ने किया था, महर्षि सुश्रुत। वो टेक्निक जो तब इस्तेमाल हुई वही आज भी होती है। सुश्रुत संहिता का कई शताब्दियों तक संस्कृत भाषा में इसे संजो कर रखा गया। 18वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और उसे किताब शाहसुन अल हिंदी और किताब सुसुरुद नाम दिया गया। लैटिन और जर्मन भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद 19वीं शताब्दी में किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद 1907 में हुआ। दुनिया इसको पढ़कर अपने अंदर इसका ज्ञान ले रही है और हमारे यहां इसका जिक्र भी नहीं होता। प्राचीन भारत में महर्षि सुश्रुत के दौर को गोल्डन एज ऑफ सर्जरी माना गया। अमेरिका के मशहूर सर्जन एलन विप्ले ने सुश्रुत को प्राचीन समय का सबसे बड़ा सर्जन बताया। प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में भारत आज किसी भी देश से पीछे नहीं है और कम नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है। भारत से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ यूएसए, ब्राजील और चीन में होती है। भारत में सालाना 10 लाख से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी होती है, जिनमें 10% से ज्यादा मरीज विदेशी होते हैं, यानी वो भारत आकर प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। मेडिकल फील्ड में भारत आज दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है। मुश्किल से मुश्किल सर्जरी भारत में हो रही है। हालांकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब भी हम विकसित देशों से कुछ पीछे हैं, लेकिन आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लास्टिक सर्जन्स की संख्या के मामले में भारत आगे निकल सकता है। सुनिए इस पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं। देखिए, उद्देश्य बहुत क्लियर था कि प्लास्टिक सर्जरी में जो हम काम करते हैं वो हम एक छोटे से दायरे में अपनी कॉन्फ्रेंस में या उस मरीज की फैमिली को ही फायदा दे पाते हैं, लेकिन एक बड़े स्केल पे हम इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर आपने मूवी देखी हो जिसमें कि पूरी बोन को कैंसर हो गया था और उस नई बोन को बनाया प्लास्टिक सर्जरी से, तो प्लास्टिक का मतलब होता है मोल्ड करना। तो उस नई बोन को बनाया, एक टीम ने 2 नए हाथ लगाए, देखा होगा आपने। तो इस तरीके के जो चमत्कार बोल सकते हैं या जो लाइफ को चेंज करने वाली जो सर्जरीज हैं, मैं बोलूँगा लाइफ चेंजिंग सर्जरीज जो हैं लोगों की, वो हम ऑल ओवर इंडिया से हमने लोगों से ली और उनको हमने इकट्ठा किया। उनको हमने एक इंडिपेंडेंट सोर्स से उनको हमने जस्टिफाई करवाया, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट हमने चेक किया कि ऐसा तो नहीं कि कुछ बोल रहा है और वो ठीक नहीं है, और उसको फिर हमने आपके सामने रखा। देखिए, तकनीक हमारे पास सारी हैं, स्किल हमारे पास, मैं ये कहूँगा हमारे पास ज़्यादा है। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो प्लास्टिक सर्जरी हम ही लोगों ने शुरू किया है, लेकिन वहाँ नंबर ज़्यादा है। जैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे यहाँ अगर 1 लाख पे एक प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए तो करीब 3 लाख पे हैं, उनके यहाँ करीब 60,000 पे एक है। तो हमारे यहाँ जो नंबर है प्लास्टिक सर्जन का वो कम है, और वहाँ थोड़ा रोड ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, जैसे किसी का अंग कट जाए तो अमेरिका में उन्होंने 4 या 5 सेंटर बना दिए हैं जहाँ हेलीकॉप्टर से मरीज जाता है, उसके अंग फौरन लग जाते हैं। हमारे यहाँ ये रोड ट्रांसपोर्ट है, सरकार ग्रीन कॉरिडोर बनाती है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है इमरजेंसी का और जो मेडिकल जो नेटवर्क है हमसे थोड़ा बेटर है। तो ये मैं जरूर कहूँगा कि वो हमसे बेटर है, लेकिन टेक्निक वाइज हम कहीं भी उनसे पीछे नहीं है। हमारी इस बारी की एम्स की एक मूवी ने उस इंटरनेशनल में फर्स्ट प्राइज जीता उस टेक्निक में जो हमने बनाई थी। ऐसा नहीं है कि हम टेक्निकली उनसे कहीं भी पीछे हैं। डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं, एम्स के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो हमेशा से प्लास्टिक सर्जरी के मामले में अग्रणी रहा है। हमारे पास शानदार डॉक्टर्स हैं, बस कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चुनौतियां हैं जिसका जिक्र हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि पाठशाला में इन चुनौतियों का जिक्र होने के बाद सरकार भी इसको देखेगी और इस पर काम करेगी ताकि ये चुनौतियां कम हो। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि लोगों में ये बात पहुंचनी चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी आपके बहुत काम आ सकती है, इसे हर कोई करा सकता है। ये सिर्फ अमीरों की सर्जरी नहीं है, ये इंश्योरेंस में भी कवर होती है और बच्चे से लेकर बूढ़े तक के काम आ सकती है। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। बारिश से गुजरात ही बेहाल नहीं है, पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें श्री गंगानगर इलाके की हैं, जहां सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। आलम यह है कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है, और सबसे डरावनी बात यह है कि इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे से बारिश लगातार जारी है।
जिससे और भी हालात बिगड़ने का अंदेशा है। इन तस्वीरों को आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री गंगानगर में बारिश ने लोगों की जिंदगी कैसे मुहाल कर दी है। आलम यह है कि फुटपाथ से ऊपर तक पानी भर गया है। इस पानी में बाइक चलाना बेहद मुश्किल है, इसीलिए इस पानी से बाइक को पैदल ही लेकर जा रहा है। वहीं हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है ताकि किसी भी अनहोनी से पहले ही बचा जा सके। हालांकि सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो क्या होगा। नदी पूरे उफान पर है, पुल के ऊपर से बह रही है। ट्रैक्टर सवार को सब मालूम है, लेकिन सिर पर सनक सवार है और ट्रैक्टर सवार इस उफनती नदी को पार करने की कोशिश में जुट जाता है। तेजी के साथ ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को पुल पर दौड़ाता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही ट्रैक्टर डगमगाने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद पानी का तेज बहाव ट्रैक्टर को बहा कर ले जाता है। ट्रैक्टर आधा पानी के अंदर और आधा पुल के ऊपर आकर अटक जाता है, लेकिन ट्रैक्टर में सवार दूसरा शख्स सीधे पानी में जा गिरता है और एक शख्स ट्रैक्टर पर ही फंसा रह जाता है। तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां उफनती वेगड़ी नदी पार करना एक ट्रैक्टर चालक को भारी पड़ गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और ट्रैक्टर सवार दोनों शख्स की ग्रामीणों ने जान बचा ली। हालांकि इस दौरान कुछ लोग फोन हाथ में लेकर सेल्फी लेते भी नजर आए। जिस झरने में कल तक पानी की भारी कमी थी, आज वहां बारिश का पानी ओवरफ्लो है। ये तस्वीरें गुजरात के जमजीर झरने की हैं, जहां झरने ने विकराल रूप धारण कर लिया है और इस झरने की आवाज़ किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। गुजरात का जमजीर झरना काफ़ी मशहूर है। इस झरने को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, लेकिन गुजरात के गिर सोमनाथ से एक और डरावनी तस्वीर सामने आई है, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उफनती लहरों के बीच कुछ युवक छलांग लगा रहे हैं। देखिए कैसे कुछ युवक अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहे हैं। नदी उफान पर है, लेकिन नदी में छलांग लगाने वाले बेखौफ हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। वहीं कुछ युवक नदी में पीछे की तरफ डंडा लेकर मछलियों का शिकार कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले से अब तक प्रशासन अनजान है। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं इन युवक की मौज मस्ती इन्हें भारी न पड़ जाए, क्योंकि कुदरत से खिलवाड़ का अक्सर अंजाम भुगतना पड़ता है। गोदावरी नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अपनी सीमाएं लांघकर गोदावरी ने खेत खलिहानों को पानी पानी कर दिया है। 40 फीट से ज्यादा ऊंचे पेड़ गोदावरी के पानी में आधे डूब चुके हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी की तस्वीरें प्रलय जैसी हैं और इसका खामियाजा निचले इलाके के लोग भुगत रहे हैं। उनके घरों और जमीन पर पानी ने कब्जा कर लिया है। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दी है और लोगों से फिलहाल वापस अपने घर न लौटने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक गोदावरी के जलस्तर बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में गोदावरी नदी से सटे निचले इलाके में हालात और भी डरावने हो सकते हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव एनडीआरएफ और बचाव दल को पहले ही हेलीकॉप्टर मुहैया करवाने के आदेश दे चुके हैं। शेर के 2 शावक नदी में अटखेलियां कर रहे हैं। दूर से कुछ लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो गुजरात के अमरेली जिले में गिरनार के जंगलों का है, जहां शेर के 2 बच्चे पानी में खेल रहे हैं। जैसे ही शावकों को पता लगा कि उनका कोई वीडियो बना रहा है, उनमें से एक पानी से निकलकर सड़क पर आ गया, जबकि दूसरा नदी को पार करके आगे बढ़ गया। सड़क पर आने वाला शावक तेजी से वहां से भाग निकला। वीडियो बना रहे लोग शावक को पास बुलाने के लिए आवाजें लगा रहे थे, जिसके बाद वीडियो बनाने वाले शख्स वहां से बाइक स्टार्ट कर शावक के पीछे चले गए, लेकिन तब तक वो शेर का बच्चा जंगलों के अंदर चला गया। इससे पहले भी अमरेली के रिहायशी इलाके में शेर खुलेआम घूमते दिखाई दिए हैं। 2 दिन पहले ही अमरेली में एक शेरनी खेतों में आ गई थी।
सेंट्रल यूक्रेन के विनित्सिया में रूसी मिसाइलों का कहर देखने को मिला। एयर स्ट्राइक के वक्त की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। लोगों में अफरा तफरी और डर साफ देखा जा सकता है। जो जहां था, मिसाइल अटैक के वक्त तुरंत जमीन पर ही लेट गया। रूस के इस हमले का दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमले के बाद बिल्डिंग से धुएं का गुबार और आग के शोले देखे जा सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के इस भीषण हमले में 3 बच्चों समेत 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को ओपन एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है। हर तरफ सिर्फ आग ही आग, पेड़ जल रहे हैं, जंगल जल रहा है। तस्वीरें पुर्तगाल की हैं, जहां जंगलों में पिछले कई दिनों से भीषण आग लगी है। एक पत्रकार ने अपनी कार के अंदर से ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधों में आग दिख रही है। आग इतनी भीषण है कि कार के शीशे के सामने काफी देर तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स कोशिशों में जुटे हैं। आग बुझाने के लिए पुर्तगाल सरकार ने 800 फायर फाइटर्स को लगा रखा है। आग इतनी विकराल है कि तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ती जा रही है। जंगल में आग के कारण अभी तक 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हरियाली जलकर राख हो गई है।